हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो 71 बीपीएससी होने वाली है, इसके लिए आज हम लोग घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर आता है आज हम लोग उसको देखेंगे। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा, जिसने भी पॉइंटर पढ़ा होगा, तो इसमें बीपीएससी जो आयोग है उसके थ्रू जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे सीडीपीओ भी कराया जाता है इनके थ्रू, जो टीयर 3 वाला हो गया, और भी आयोग द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट किए जाते हैं उसका सीधे क्वेश्चन और आंसर होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिवल मॉडर्न ऐसे चलेंगे। एंशिएंट में भी देखेंगे पाषाण काल और सिंधु सभ्यता। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो किस नदी घाटी से? नर्मदा से। ठीक है, देखिए ये कब पूछा गया? 76 बीपीएससी में पूछा गया। तो जितने भी इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब कहीं ना कहीं बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, टाइम भी कम है तो जितना भी कोशिश करना मैक्सिमम ये चीज़ें आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो जैसे ये ना चालकोलिथिक जो युग है ऐसे होगा, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो चार ऑप्शन देगा, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो इसमें ऐसे तो इसमें सीधे हम लोग आंसर देख रहे हैं कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसको? ताम्र पाषाण युग को। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समांतर रंग का उपयोग किया जाता है। यार मतलब जो हड़प्पा में जितने भी बर्तन मिले या मृतभांड जिसको बोलते हैं मिले हैं, वो किस रंग के? तो लाल रंग के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले। कहाँ से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ कुछ जगह सिमिलर, लगभग सिमिलर सभ्यता थी जहाँ से यूनिक, जैसे कहाँ पे स्नानागार मिला है, कहाँ पे जो दुर्ग थे, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि भाई पूर्व और पश्चिम होते थे, कहाँ पे 3 जगह दुर्ग प्राप्त हुए। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जो है जहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें प्राप्त हुई हैं वहीं से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोथर, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में। तो कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, लोथल है। कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी, अगर आपको पता हुआ। ये भी क्वेश्चन आप लोग में आया, अभी हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक पत्तन, मतलब जो पोर्ट सिटी कह सकते हैं ना, क्योंकि गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात आपने देखा होगा मैप में, तो जो है यहाँ पे पोर्ट मतलब व्यापार होता था ना मिडिल ईस्ट के लिए। तो पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पकी ईंटों से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। ठीक है, ये देखिए कब पूछा गया था? 73 बीपीएससी में। इस हड़प्पा स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल जो टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनावली। बनावली कहाँ पे है? कालीबंगा में। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत जगह आपने देखा होगा तो घोड़ा भी इसका आंसर मार्क किया गया है, लेकिन आपने देखा होगा इसमें एक जगह सुरकोतका करके था जहाँ से घोड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसे एक साथ प्राप्त लिखा रहेगा तो अगर इसमें घोड़ा ऑप्शन है तो आप लोग घोड़ा भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आयोग ने इसको दोनों आंसर मांगा था सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ध्यान रखिएगा, वी स्मिथ। अब कौन सा? ये देखिए CDPO 2005 में पूछा गया है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखो चिरांद कहाँ पे है? तो ये आपके बिहार में है। ठीक है, गुफकराल कहाँ पे? कश्मीर में। अब पाइमपल्ली कहाँ पे? तमिलनाडु में। और उन्नतूर कहाँ पे है? तेलंगाना में। भीमबेटका स्थल कहाँ पे है? तो भीमबेटका है MP के रायसेन जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था? तो 900 वर्षों तक। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों विलुप्त हो गई, इसका कोई सटीक अनुमान तो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सबके जो जो अनुमान है, किसी ने कहा कि भाई वो इन्वेजर मतलब मिडिल वो क्या नाम है, वैदिक जो आर्य लोग आए वहाँ पे आक्रमण हुआ। किसी ने कहा कि सूखा पड़ने की वजह से हो गया, किसी ने बाढ़ के कारण बताया। तो इसमें भी IIT खड़गपुर ने ये रीज़न बताया। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र को कहा जाता था। कौन सा क्षेत्र? गंगा के जो दक्षिण का क्षेत्र कौन सा था? मगध। अब देखिए वैदिक काल से कौन कौन से क्वेश्चन है? तो ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो ये है सोम, इस पेय देवता को, नामाकृत देवता को
मतलब सोम नामक जो देवता थे उनको समर्पित किया गया 9वां ऋग्वेद का मंडल। ठीक है, चलिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हड़प्पा में एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि आप लोग को आंसर बताना है कि हड़प्पा का जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो स्थल है, मतलब लीस्ट पॉइंट कौन कौन से थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए वैदिक सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये जो दसराज युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, तो परशुणी जो रिवर के किनारे हुआ था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से मतलब आ गई थी, कह सकते उद्धृत हुई थी, वो धर्मशास्त्र के समय टाइम पीरियड में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था 68वीं बीपीएससी। सत्यमेव जयते कहाँ पे, सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। चलिए अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म से क्या क्या क्वेश्चन आए। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मृत्यु मतलब कुशीनगर में। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। अब देखिए जो बौद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए बिहार नाम ही पड़ा है बुद्धिज्म के, जो बिहार वहाँ पे बनाए हुए हैं बुद्धिज्म जैनिज्म टाइम पे, तो वहीं पे बहुत सारे केंद्र जो बौद्ध धर्म के आप देखेंगे बिहार से प्राप्त हुए, या बिहार में बहुत सारे मतलब आप सारनाथ गया से लेके आप देखेंगे पास में जो बहुत सारी जो गुफाएं हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता था, चैत कहा जाता, तो वहाँ पे नालंदा से लेके हर चीज़ बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे स्थल प्राप्त हुए। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म जैनिज्म बीपीएससी के लिए, तो इस पर भी विशेष फोकस करना है। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ। आप देखेंगे ये सारनाथ वाराणसी के पास है। मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब पहला उन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया था, समझ लीजिए। गौतम बुद्ध, वही है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही घुमा के आया कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। तो ध्यान रखिएगा, आपको धर्मचक्र प्रवर्तन भी पूछ सकता है, प्रथम उपदेश भी, दोनों एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीतनी के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासंगीतिक आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो राजगिरी में। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसमें किस राजा के टाइम पे कंडक्ट हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, और लोकेशन कहाँ पे थी, जैसे राजगिरी, कश्मीर, कुंडलवन, सब आप लोग को याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, महापरिनिर्वाण अभी हम लोग देखा ना यहाँ पे कुशीनगर, मतलब मृत्यु के बाद पहली कहाँ पे हुई थी, तो राजगिर या राजगीर बोलते हैं इसको, हुई थी 64वीं बीपीएससी में आप लोगों को पूछा गया। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया गया था। कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी, किसके टाइम पे में, कनिष्क के टाइम पे में। देखिए आप देखेंगे ना बौद्ध संगीतों से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में किया गया था। अब इसका आप लोग जैसे ना अध्यक्ष भी याद रखिएगा कि किसने अध्यक्षता की थी, और राजा भी किसने, मतलब अशोक थे, काला अशोक थे, महाकश्यप थे, किसमें कौन थे, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तृतीय मतलब थर्ड वाली बौद्ध सभा के स्थान पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, अभी उन्होंने देखा था बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया। प्रथम उपदेश सारनाथ। निधन इनका मतलब मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। तो ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है, लेकिन आप देखेंगे इसमें सिंगल बना के भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने प्रथम, अभी हम लोग ऊपर देखा ना कि इन्होंने प्रथम अपना प्रवचन या फिर अपना ज्ञान कहाँ पे, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो सारनाथ। कहाँ पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी। तो एक सिंगल भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे देखिए यही नीचे देखिए 43वीं बीपीएससी में क्या पूछा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वहीं पे वो महाबोध गया मंदिर बनाया गया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने इस वंशी कौन सी है, तो पंचम पीढ़ी का है, जो इस टाइम वहाँ पे बोधि वृक्ष बोध गया में है।
त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? त्रिपिटक में बौद्ध धर्म से, मतलब सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। अब जो हमने बताया ना तीनों पिटक जो हैं, अब इसमें मतलब सूत पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, अगर जिसको भी याद हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पुस्तक रिलेटेड किससे है। मतलब किसी में जातक कथाएँ हैं, किसी में नियम लिखा हुआ है, किसी में पूर्व उनके जन्म की कथाएँ हैं, तो उसमें किस में क्या है, सूत पिटक में क्या है, विनय पिटक क्या है, अभिधम पिटक में क्या है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए त्रिपिटक हो ही गया बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो राजगीर में लोकेटेड है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में। अब यहाँ पे आप लोग कनिष्क के टाइम पीरियड में कहाँ पे कौन सी बौद्ध संगीतनी याद हुई थी, तो आप लोग को ये तुरंत याद होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? तो गुप्त टाइम पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म एवं दर्शन के। तो नालंदा से देखिए कितनी क्वेश्चन आए, और नालंदा अभी फिर से उसको एक जीवित करने की कोशिश की गई है, तो इससे फिर क्वेश्चन बनने के चांस हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो विक्रमशिला जो स्थापित किया गया धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो रॉन्ग है कौन सा? यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। तो ये कथन असत्य है। ये 69 बीपीएससी में पूछा गया। देखिए इसमें दो कथन है, बताना है आपको कि मतलब वही है कि कारक व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार की राजकीय प्रस्ताव मिलना बंद हो गया। तो देखिए एक कारण ये, मतलब इसमें सीधे आप बीच में इसका आंसर आना क्योंकि लगाइए, भी देखिए आंसर सीधे वो मैच खा रहा है कि नालंदा 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार पतन हो गया था, मतलब समाप्त हो गया, क्योंकि महाविहार मतलब किसकी, नालंदा महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो एक कारण ये भी था, तो सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नौ नालंदा जो महाविहार है वो विख्यात है। बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? अजंता गुफाओं में है। अब वह बात जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है, क्या है? आत्मदमन। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो मृत्यु, मतलब जो नहीं होता कि जो संथारा प्रथा होती है मृत्यु का, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। आपने देखा होगा जैनिज्म में ये बहुत ही कठोर मानी जाती है, तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंट है। अब देखिए जैनिज्म में आ जाते हैं, तो महावीर स्वामी का कहाँ जन्म हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष का स्थान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप बताइए। इनकी जो है मृत्यु कहाँ पे, वही मोक्ष मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्ति किया था। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया कहाँ पे? जंभिक ग्राम में। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किससे? जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था? तो जमाली इनका प्रथम शिष्य बना था। आजीवन संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल थे। देखिए बराबर गुफाओं का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो आजीवकों द्वारा किया जाता। बराबर की गुफाएं कहाँ पे? आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के जो विकास में गुप्तों का जो है योगदान सर्वाधिक था। अब देखिए अब आते हैं नेक्स्ट में कि 6वीं, देखिए हम लोग क्या है ना चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए उसको करते चल रहे हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा थी उससे क्या क्या क्वेश्चन आए उसको देखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, मतलब महान अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन आया होगा ना कि निम्नलिखित, या इस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। तो अजातशत्रु, कालाशोक, समुद्रगुप्त, ऐसे करके 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें ये कि तो वही सीधे इन्होंने क्वेश्चन आंसर दिया ना। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में
चयन किसके द्वारा किया गया था? उदयन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन? राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किसके द्वारा किया गया? तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। ये देखिए बीपीएससी सब क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ या किसी पेपर में आया ही है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र वही है, वैशाली था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? आप देखेंगे तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र दोनों में जो है इसकी चर्चा की गई है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या ग्रीवरेज दोनों एक ही नाम में कहा जाता था। प्रथम मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? वही है, देखिए राजगृह। अब देखिए 16 महाजनपदों जो है उनकी राजधानियाँ कौन सी थी? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया 64वीं में। तो एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है। तो ये क्वेश्चन आया था आपको, ऐसे चार मतलब मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मल इसका कुशिनारा, अंग, चंपा, गांधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी, ठीक है। अब देखिए प्रद्योत राजा था कौन? अवंती का राजा था, ठीक है। अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। देखिए इसमें जो 16 महाजनपद थे आपको उसमें अगर कोशिश करिए मैक्सिमम की जो है आप कहाँ पे लोकेटेड है, राजधानी क्या थी वो याद हो। स्पेशली जो बिहार में जितने भी महाजनपद वो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हर्यक नाम था। हर्यक वंश किस लिए नाम पड़ा था? क्योंकि सबने आपने देखा होगा कि अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी इन्होंने प्राप्त की थी, तो इसलिए हर्यक वंश कहा जाता है। नंदवंश देखिए नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्यों ने किया था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सा कौन था? जीवक था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो था घनानंद, ठीक है। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृत के प्रसार में सहायता करते थे कौन? वही मतलब भौतिक संस्कृत के प्रसार में, जैसे व्यापारी हो गए, बौद्ध साधु प्रशासक लोग कहीं जाते थे तो जो मौर्यों का कल्चर था, संस्कृत सभ्यता थी वो प्रसारित होती थी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य से क्या क्या क्वेश्चन आया वो देखते हैं। इसमें कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो विशाखदत्त है, ठीक है। विशाखदत्त की कौन सी रचना बहुत फेमस है? तो मुद्रा राक्षस, आपको याद होगा। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अब आपने कमेंट बॉक्स में ईयर भी बता देना है कब है, ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी 63वीं में, अभी लेटेस्ट में जो बीपीएससी हुआ है 70वीं में, उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के विषय पर आधारित है, तो इसमें ध्यान रखना है। क्योंकि अब देखिए इसमें एक अगर ई है ऑप्शन तो एक से सही इसलिए है क्योंकि विदेश नीति भी है, इसमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास भी दोनों होगा, ठीक है। तो इसमें बी और सी दोनों सही है। और अगर आपको इसी में से चयन करना है तो अगर मतलब एपोरेट तो आप बी पे जाएंगे, ठीक है, अगर ई ऑप्शन नहीं है तो। देखिए वही है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला कि इसमें राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनवाया गया था लकड़ी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब रिपीट हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त ने की थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो सम्मिलित कौन सा नहीं था? श्रीलंका नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में, मतलब अशोक के टाइम पीरियड में बौद्ध सभा कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो गांधार जो महाजनपद था भारत का हिस्सा नहीं, कहाँ पे? अफगानिस्तान में इस टाइम में। अशोक की नीतियों के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर किसने प्रकाश? तो रोमला थापर इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि जो अशोक का जो पूरा साम्राज्य जो पतन हो गया उसकी आर्थिक नीतियों के कारण हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, मतलब इसमें किस
जो महावंश में जो लिखा है कि बिम्बिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठे, तो 15 वर्ष उस टाइम जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 15 वर्ष थी। ब्राह्मी लिपि को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। देखिए अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, यहाँ भी आ गया कि अशोक नाम किसने पढ़ा था, या फिर तो यही सेम क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंज करके रिपीट होता है। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, कौन सी वो लिपि थी, खरोष्ठी थी। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से है, तो प्रियदर्शी के रूप में अशोक को बोला जाता था। अशोक के समय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, कौन सी, तीसरी। अब देखिए आपने अगर नोट किया हुआ ना, तो बौद्ध संगीतियाँ जो इतनी हुई थी चारों, उसी से घुमा फिरा के कम से कम 10-15 क्वेश्चन मिल गए होंगे आपको, तो इतने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ या पूरा बुद्धिज़्म। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो बताया वो भभृत स्तंभ है, उसमें इन्होंने क्या कहा था, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो ये भी शिलालेख संबंधित है, 13वें शिलालेख में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या थे, तो मूल संदेश उनका था शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज किसका दोस्त था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ पे, मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका उसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभक्त किया, तो देखिए 7। क्वेश्चन देख रहे हैं 46 में जो हुआ था, मतलब पेपर एग्ज़ाम, उसमें सीधे एक ही ये दोनों ही मिला के मतलब सेम क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो इंडिका है, वही है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम देखिए, ये 47 में भी पूछा गया था, इंडिका है। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। देख रहे हैं सेम क्वेश्चन एकदम रिपीट हो रहे हैं सब। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा, तो बृहद्रथ। चलिए अब देखते हैं मौर्योत्तर काल। अब देखिए टाइम कम है ना, तो कोशिश करिएगा इसको जितनी भी बार 1.5 या जितनी भी आपको समझ में, इस चीज़ को ना रट डालिएगा एकदम, क्योंकि बीपीएससी अभी जो 71 हुआ था आपने देखा होगा, उसमें मतलब जो मेन पेपर हुआ, अरे सॉरी 70 हुआ, उसमें री एग्ज़ाम दोनों में आप देखेंगे ना, फिर बीपीएससी फैक्ट की तरफ थोड़ा फोकस ज़्यादा आपकी बार आया था। तो जो प्रीवियस ईयर में जो फैक्ट पूछा गया ना, वो गलत नहीं करना है चाहे जो हो जाए। तो जितनी भी बार कोशिश करिएगा मैक्सिमम देख लीजिएगा जब तक याद ना हो जाए। जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन, तो जूनागढ़ का रुद्रदामन का अभिलेख है, ये याद रखिएगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है की मरम्मत किसने कराई थी, तो रुद्रदामन ने कराई थी। पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, विमकटफिशेष और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था, तो विमकटफिशेष ने कराया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में राज किया था, तो कर्ण वंश ने किया था शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य। कला की गांधार शैली फली फूजी थी कुषाणु के टाइम पीरियड में। खारवेल किसने, खारवेल मतलब राजा खारवेल का नाम जुड़ा हाथी गुफा अभिलेख के साथ। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव मतलब किसका था, तो वो खारवेल का था, जैनिज्म को तरफ झुकाव। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश मतलब या चेदी वंश से। टेसियस, प्लिनी, टालमी, स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ एथेनियन सी किसने लिखी थी, द इरिथियन सी किसने लिखी थी, तो उपरोक्त में से किसी ने नहीं। अब क्यों, अब देखिए पेरिप्लस मरीशस एरिथ्राइस या व्यायज अराउंड एरेथियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई। तो इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ और पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के रूप में अनुवादित किया गया। तो मतलब किसने लिखा था, किसी व्यापारी ने लिखा था, अभी एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसको अनुवादित जो किया गया है, तो इसलिए इसका कंफर्म इसके लेखक का नाम अभी नहीं पता है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजाओं के पास एक मिशनरी भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास। किसने भेजा था, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने
गया में एक मतलब बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था समुद्रगुप्त के पास। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, देखिए असिस्टेंट प्री आया था उसमें समुद्रगुप्त, ये भी यहाँ पे भी आया वही चीज़। तो जितने भी आयोग कराता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। गुप्त सम्राट जिसमें हूणों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और काम्बे। ठीक है, ये चारों उपयोग किए जाते थे। अगर ऐसे ऑप्शन में आपको ये नहीं चारों मिल जाता तो सीधे डी ई होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब एक से अधिक है ना, तो उसमें आंसर डी ई मारेगा। इस काल में प्रमुख बंदरगाह देखिए ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, मतलब मेन तो ये था वो ताम्रलिप्ति, लेकिन और से भी व्यापार होता था। अब है नेक्स्ट देखिए कि सैमिल्क, शूद्रक, सैनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वारामिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य मतलब सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो किसने कहा था ये थ्योरी दी थी? तो आर्यभट्ट ने दी थी। अब देखिए नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, वो थी गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो गुप्ता टाइम पीरियड में। ठीक है, अब देखिए शासन का अब देखेंगे तो गुप्ता टाइम पीरियड को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इस अभिलेख में से विधवा दहन का उदाहरण प्राप्त होता है, तो जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है वहाँ से सती प्रथा कह सकते हैं कि इसके भी थोड़ा बहुत उल्लेख प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या किसने जारी की? शीशे के सिक्के मतलब सातवाहन। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे मतलब याद करें ना, शीशे के सिक्के सातवाहन शीशे। इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र के लेखक हरिशेन हैं। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथ गिरी विजित की गई थी? तो खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/6। मैक्सिमम आप देखेंगे 1/6 ही थी। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? वही है, उपज का 6वां भाग मतलब 1/6। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस को अपृहत भूमि कहा जाता है? अपृहत भूमि किसको कहते हैं? बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहते थे। चीनी यात्री शुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हिंसांग के समय भारत आया था, हिंसांग किसके टाइम पीरियड में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। ठीक है, योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो वैशेषिक ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत ने की थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट की कौन सी रचना है? हर्षचरित्र। ध्यान रखिएगा, ये जो जैसे ये 47 बीपीएससी में है ना, तो हो सकता है आप में ऐसे 4-5 अभी हमने लोग देखा ना, कल्हड़ की राजतंगरी और हर्षचरित्र की, ये बाणभट्ट की हर्षचरित्र, तो ऐसे हो सकता है आपको ऐसे 4 ऐसे ऑप्शन दे दे, मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट कविबाड़ निवासी था, कहाँ पे कविबाड़ कहाँ के निवासी थे? तो पृथ्वीकूट गांव बिहार के निवासी थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हिंसांग ने की थी। हिंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो सूती कपड़े के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, चीनी यात्री हिंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था। अधोलिखित कथन असत्य है, कौन सा? मतलब उसमें 4 ऑप्शन होगा, कौन सा गलत है ये पूछा होगा। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, ठीक है, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हिंसांग देखिए अब यहाँ पे कि ये करें हर्ष के टाइम पीरियड में आया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? हिंसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये तो सही है। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत आया था, तो ये सही है, हर्ष के टाइम पीरियड में नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? वही है
किसने आक्रमण किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि देखिए बख्तियार खिलजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें भी। मुसलमान। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, देवगढ़ का कौन सा दशावतार मंदिर, और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला की महत्वपूर्ण है, तो गुप्ता काल की। अब देखिए कोशिश करते हैं आज हम लोग एंशिएंट का हिस्ट्री का ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और जो पल्लव या संगम, इनसे जो क्वेश्चन आए बीपीएससी में उसको हम लोग देखते हैं। चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम, मतलब आप देखें ना डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, मतलब ग्राम पंचायत के लिए जो चोल टाइम पीरियड फेमस था। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो चोल हो जाएगा। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। कदम का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में इसका वर्णन नहीं है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन, उरैयूर। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, तो चेरो द्वारा किए गए थे। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण क्या है, गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार होता है। आपने शिल्पी मैम की क्लास देखी होगी, तो उसमें उन्होंने बताया कि आर्ट एंड कल्चर में गोपुरम क्या होता है। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, कौन सा, एकाम्बेश्वर मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजराज प्रथम ने कराया था। अब देखिए सुमेलिता, राष्ट्रकूट, मलखेंड, मदुरई, पांड्य, चोल, तंजावुर और हेलीबिड कौन सा, होयसर। अब देखिए जो साहित्य और वो रचनाएं हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। वही हम लोगों ने देखिए मुद्रा राक्षस कौन से, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। कुमार संभव किसकी है, महाकाव्य कालिदास का है। कल्हड़ की राजतरंगिणी है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना 53, 45 ऊपर हम लोगों ने इनडायरेक्टली इन सबको देख लिया है, तो देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार जो लिखी गई थी काममंडक के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। कालिदास के कुमार संभव इस पौराणिक चरित्र पर जन्म की कहानी है, तो कार्तिकेय की जन्म की कहानी कौन सी, कुमार संभव। क्या तो अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखी, तो भारवी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वप्नवास वदत्त के लेखक हैं भाष। अर्थशास्त्र में देखा ना कौटिल्य का है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत की व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, तो संगम साहित्य, तो संगम साहित्य हो गया ना। अब देखिए सुमेलित करना है, तो चरक किससे रिलेटेड थे, तो चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, बारहवीं ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार थे। ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट फॉर्म में और भी देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पूर्व मध्यकाल। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहारों के राजाओं का संपर्क किससे, मतलब ताम्रपत्र जो होते थे उसमें लिखा है कि जो प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं का संबंध जावा और सुमात्रा से था। स्वर्ण भूमि का वह राजा, ठीक है, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा इसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, तो बालपुत्र देव ने की थी, ठीक है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। उदंतीपुर शिक्षा केंद्र इस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध, मतलब उदंतीपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है, तो कहाँ पे उदंतीपुर शिक्षा केंद्र है, बिहार में था। अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी हम लोग बताए वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे लोकेटेड है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किसने की थी, तो धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो धर्मपाल। देखिए आपने देखा धर्मपाल और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा रिपीटेड वाले जो क्वेश्चन वो गलत नहीं होने चाहिए, तो ये आप एकदम रट के जाइएगा। देखिए कश्मीर में अकबर के नाम से जाना जाता था, तो सुल्तान जैनुलाब्दीन को कहा जाता था ये कश्मीर के अकबर हैं, मतलब उनकी उदार नीतियाँ और उनकी नीतियों के कारण कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा। कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी, तो नन्नदेव ने की थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए वो खत्म होते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। आप लोग जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोग जो है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसके आंसर, क्योंकि जिसको नहीं पता होगा वो थोड़ा सा और उसको रिलेट करके, क्योंकि देखिए लिखने से आपको भी याद होगा और जो पढ़ेगा कमेंट बॉक्स उसको भी चीज़ें पता चलेंगी। तो आप लोग जो भी होगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी फीडबैक होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं मध्यकालीन इतिहास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।